So hey guys, welcome to your channel. It's me अथर्व प्रताप सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं लाइट क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लाइट है क्या। लाइट मतलब क्या? रोशनी जो हमें कुछ भी ऑब्जर्व करने में, कुछ भी देखने में मदद करती है, उसे हम लोग लाइट कहते हैं। तो आज हम लोग उसी लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। आखिर लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन द सेंसेशन ऑफ साइट। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी है, ठीक है। वो एक एनर्जी है जो कि हमें मतलब साइट मतलब हम लोग को कुछ भी देखने के लिए वो हमें सेंसेट करती। क्या हमें लाइट मतलब कुछ भी देखने के लिए हमको वो एबल बनाती है, हमें उसको उतने कैपेबल बनाती है कि हम लोग कुछ भी देख सकें। सपोज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो वो क्यों देख रहे हो? क्योंकि यहाँ वहाँ पे एक लाइट पड़ रही है जो कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में जा रही है, उसके कारण तुम देख पा रहे हो, ठीक है। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है, ठीक है। लाइट हमेशा एकदम सीधे जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके नहीं जाती है, एक स्ट्रेट पाथ पे जाती है। भले उसको तुम कैसे अब तुम बोलोगे स्फेरिकल क्या कहते हैं चीज है, उससे जो है ऐसे ऐसे करके निकल रही है, ठीक है। वो स्फेरिकली नहीं निकल रही, वो तो अपने हिसाब से सीधे निकल रही, जिस पॉइंट से निकल रही वहां से वो सीधे ही है। बट जब तुम ओवरऑल देखते हो, पूरे उसका, तो तुम्हें स्फेरिकल नजर आता है, ठीक है। तो देखा जाए तो लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट शोज डुअल नेचर, दैट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, ठीक है। वो एक पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह, दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसको तुम फर्दर 11th में पढ़ोगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइट शोज डुअल नेचर शो करता है। इसका मतलब ये एक पार्टिकल, ठीक है, साथ ही साथ वेव की तरह बिहेव करता है। इसको 11 में मोर डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो पार्टिकल मतलब वो एज अ पार्टिकल भी क्या कहता है, बिहेव करता है, एंड एज अ वेव भी बिहेव करता है। इट इज एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड एज अ पार्टिकल एंड प्रोपेगेट एज अ वेव। समझे क्या? इसका मतलब कि वो एमिट होता है किसी भी सोर्स से। सपोज यहाँ एक टॉर्च रखी है, ठीक है, ये टॉर्च है। तो इस टॉर्च से जो एमिशन होगा वो एक पार्टिकल के जैसे, ये जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो वो एक एज अ पार्टिकल होगा, ठीक है। बट जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रैवल करेगी वो एज अ वेव करेगी। समझ गए? मतलब वो एमिट और एब्जॉर्ब होगा एज अ पार्टिकल और प्रोपेगेट होगा एज अ वेव। प्रोपेगेट मतलब उसका मोशन होगा एज अ वेव, ठीक है। तो ये थी लाइट के बारे में। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड लेंसेज पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इतनी चीजें पढ़ेंगे और हमें ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। अब लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। सोर्स, अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। क्या है कि जो सोर्सेज जहां से लाइट एमिट हो रही है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से लाइट एमिट होगी, उसे कहेंगे हम एक सोर्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट वहां से लाइट हमें बाहर मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल, अब पहले तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड हो सकते हैं। कुछ ऐसे आप दिमाग में सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं, जो लाइट हमें देती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है। तो देख, नेचुरल में जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, सन है, मून है या स्टार्स है, ये सब नेचुरल है, ठीक है। और देखना चाहे तो जो जुगनू होता है वो भी लाइट तो एमिट करते ही थोड़ा सा, तो वो भी एक है। और बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैन मेड में तो बतेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं एकदम, लाइट, बल्ब, एलईडी, कुछ भी ले लो, सब क्या कहते हैं, मैन मेड ही है। तो अब इसमें भी दो टाइप होती है, सोर्सेज भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब होता है जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करे, और नॉन ल्यूमिनस होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड होकर खुद से लाइट ना प्रोड्यूस करे, वो कहीं से रिफ्लेक्ट करके दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स विच इट्स ओन लाइट, खुद से जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे एग्जांपल सन, स्टार्स, बल्ब, ये सब क्या है, खुद से लाइट देते हैं, वो किसी की यूज करते नहीं है। लेकिन नॉन ल्यूमिनस होता है जो खुद की लाइट नहीं पजेस करते, जैसे कि मून हो गया, या बुक हो गई, या कुछ भी हो गया। मिरर रख दो, मिरर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो सब क्या है, या बुक है, बुक से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सब क्या है, नॉन मतलब ल्यूमिनस है, वो खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब मीडियम क्या होता है? A medium is a substance through which light propagates or tries to do motion, ठीक है। मीडियम क्या होता है? जिसके थ्रू वो लाइट जो है प्रोपेगेट हो रही है, वो मोशन कर रही है, उससे कहते हैं हम लोग मीडियम।
जिस भी किसी भी पार्टिकल या किसी भी चीज में जिसमें वो ट्रेवल कर रही है उसे हम लोग मीडियम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट जैसे सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट इजिली, मतलब आराम से पास हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल एयर है, ग्लास है, तो एयर ग्लास में क्या होता है, जैसा रखा है एयर है, एयर है, जैसे सपोज करो आपके सामने एक एलईडी बल्ब लगा है, वो आपकी तरफ तुरंत डायरेक्ट आ रहा है, जैसा वहां से निकल रहा है वैसे ही आ रहा है, यानी वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वो आ जा रहा है, लाइट तुम्हारे पास आराम से आ जा रही है, तो लाइट आराम से प्रोपेगेट हो रही है, इसलिए वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। या फिर ग्लास है, ग्लास के भी थ्रू लाइट आराम से पास कर जाती है। ट्रांसल्यूसेंट, ये क्या होता है, पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्शली, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे एक पेपर रख दो, एग्जाम्पल एक पेपर, पेपर के थ्रू क्या कहते हैं, वो पास तो हो जाता है लेकिन बहुत हल्का हल्का पास होता है। ठीक है, मतलब अगर आप पेपर सामने रख दो, लाइट के सामने अगर पेपर रख दो, तो आपको बहुत कम कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आती है और थोड़ी थोड़ी वापस ही चली जाती है, तो उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट। ओपैक, ओपैक क्या होता है, लाइट कैन नॉट पास इजीली, इसमें से लाइट पास ही नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें लाइट जो है बिल्कुल रुक जाती है। अगर सपोज करो एक वुड या स्टोन है कि यहाँ से यहाँ पे मान लो हमने एक मेटल की प्लेट रख दी, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, ऐसे से लाइट आ रही है, लेकिन वो इस साइड नहीं जा पा रही, ये हार्ड मेटल है या वुड है या स्टोन है, कुछ भी है, ओपैक चीज है, जिसके जिसके उस पार लाइट नहीं जा पा रही, ना ही पार्शली और ना ही डायरेक्टली, किसी भी तरह वो नहीं जा पा रही। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, मीडियम समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रे, रे किसे कहते हैं। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। पहले तो रे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रे क्या होता है, जिसका एक ओरिजिन होता है और एक एंड पॉइंट होता है, जो कि एरो से डिफाइन होता है। एरो क्या बताता है कि वो कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पॉइंट तो फिक्स है लेकिन ये पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ये रे है, इसे ही कहते हैं। तो रे जो लाइट है वो भी कुछ ऐसे ही चलती है, उसकी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, उसी के अलॉन्ग लाइट ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ रेज कंबाइन टू फॉर्म बीम ऑफ लाइट, जब कई सारी रेज कंबाइन हो जाती है, ठीक है, कई सारी रेज एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, तो उसे हम लोग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम। ओके, अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट, मतलब अगर एक पतली सी बीम, एक बहुत पतली बीम है तो उसे हम लोग पेंसिल कहते हैं। और ये तीन तरीके की पेंसिल होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। जब सारी लाइन सारे रेस पैरेलली जा रही होंगी तो उसे कहेंगे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और जब लाइट ऐसे एक सोर्स पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे दूर जा रही है सारी लाइट, वो सारी रेस, इसे कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम। क्यों, क्योंकि ये फैल रही है, देखो ये रेज एक पॉइंट से जाके दूसरी तरफ ये फैलती जा रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है, तो ये डाइवर्ज हो रही है, तो इसे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और जब एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएगी तो उसे कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। देखो ये एक ही पॉइंट पे सारी लाइट बीम, सारी रेस आ रही है, इसे कन्वर्जेंट कहेंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, रेस बेसिक से छोटी चीज है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। रिफ्लेक्शन क्या होता है, reflection of light is a phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking on the surface of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट वापस बाउंस कर जाए उसी मीडियम में, दूसरी मीडियम में ना जाए, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, तो उसे कहते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो एक बॉल लो, बॉल को तुम लाइट की तरह समझो और फिर उसको फेंको कहीं पे, वो टप्पा खा के बाउंस करके वापस आ जाएगी, तो वो एक रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं यहाँ टॉर्च लगाई, इस साइड टॉर्च लगाई, तो यहाँ से लाइट बीम्स गई और रिफ्लेक्ट होकर इधर से चली गई इस साइड, तो ये सरफेस कैसा हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, जहाँ से ये बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं, देखो एक तो हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। मतलब इसमें एकदम पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट्स आ रही हैं और बाउंस करके या रिफ्लेक्ट होके उसी पैरेलली ही वापस जा रही हैं, उसे कहते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आई तो पैरेलली, लाइटें इंसिडेंट तो पैरेलली हुई, लेकिन वहां से टकराने के बाद अलग से अलग डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं जा रही, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो ये डिफ्यूज्ड हो गया, इरेगुलर है, कोई पैटर्न इसका रेगुलर नहीं है। जैसे यहाँ पर पैटर्न रेगुलर था, पैरेलल आई पैरेलल गई,
तो ये कब होता है? जब सरफेस प्लेन होता है, सरफेस स्मूथ सरफेस होता है। क्या होता है? जब सरफेस स्मूथ होता है तब हमें ये मिलता है। क्या मिलता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब सरफेस थोड़ा रफ होता है तब हमें क्या मिलता है? डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिक सा है थोड़ा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल ऑल, ठीक है, लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक, ये देखिए जैसे मैं बताता हूँ, इसमें देखिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है सपोज। अब यहाँ से एक लाइट आई इंसिडेंट की, ठीक है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसे नॉर्मल कहेंगे। तो ये नॉर्मल हो गई। तो ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं कि लाइट इंसिडेंट की, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो बना, ये प्लेन जो बन रहा है हमारा, इसे कहते हैं हम लोग वो प्लेन जिसमें तीनों लाई कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि हमारी ये और ये आई रिफ्लेक्ट होके लाइट, ये रिफ्लेक्ट होके लाइट आई, और ये, सॉरी, ये लाइट इंसिडेंट की और ये रिफ्लेक्ट हो गए, और ये है नॉर्मल। तो ये तीनों ध्यान से देखो तो एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन में। कि अगर इस लाइन को उठा के हम लोग किसी पेपर पर रख दें तो एकदम एक ही प्लेन पे सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये है, इसको रखेंगे तो ये एक ही प्लेन में आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक ही प्लेन पर अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो वो एक ही प्लेन पे आएगा। उसे ही कहते हैं हम लोग सेम प्लेन पे आ रहे हैं। देखो ये इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट हुई, ये नॉर्मल, ये तीनों इसी प्लेन पे आ रहे हैं, ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज सेम। मतलब जो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमेशा सेम होंगे। जब भी कोई रिफ्लेक्शन हो, कहीं से भी हो, रफ से हो, कैसे भी हो, रफ सरफेस से हो या क्या कहते हैं स्मूथ से हो, कैसा भी हो, ये आया अगर इंसिडेंट की, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो नॉर्मल से एंगल बनेगा उसे हम लोग इक्वल बताएंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यानी ये है, ओके। चलो, these laws are applicable to all type of reflection। मतलब किसी भी, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन हो, सब में ये वाला लॉ एप्लीकेबल है, सेकंड वाला, ओके। सेकंड क्या मतलब? दोनों लॉज, ठीक। अब देखते हैं व्हाट इफ रे इंसिडेंट नॉर्मली परपेंडिकुलरली। अगर जैसा जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसे आई और ऐसे चली गई, बट अगर ये सीधे सीधे एकदम नॉर्मली ऊपर से एकदम सीधे 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 परपेंडिकुलरली ही आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? तब कुछ नहीं होगा, ये जैसे ही आई है वैसे ही वापस बाउंस कर जाएगी। इसको ऐसा बॉल समझो, एक बॉल समझो। अगर तुम बॉल लेते हो, लेट अस सपोज ये एक सरफेस है, और फिर मैंने ये बॉल ली, ओके, ये बॉल ली, और इसको मैंने इधर फेंका, तो ये टप्पा खा के इधर चली जाएगी, ठीक है। सेम चीज अगर हम ध्यान से देखें, तो सेम चीज अगर हम लाइट के, और अगर हम इसी बॉल को ऐसे करके परपेंडिकुलर गिरा दें तो ये परपेंडिकुलरली ही वापस आ जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लाइट के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्या होगा? लाइट में भी सेम होगा। अगर तुम ऐसे करके आई तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और लेकिन अगर ऐसे करके आई, परपेंडिकुलरली आई, तो परपेंडिकुलरली ही वापस चली जाएगी। तो यही चीज होता है जब हम लोग परपेंडिकुलर या नॉर्मली गिरेगी अगर रे तो, ठीक। अब देखते हैं, अब इसको देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर से? अगर कोई चीज बनेगी तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कैसे होगी? वर्चुअल, यानी नकली होगी, तुम्हें पता है वो असली नहीं है। इरेक्ट होगी, यानी सीधी बनेगी। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही बनेगी, ना छोटी ना बड़ी। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मतलब जितनी दूर इमेज मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड भी उतनी ही दूर बनेगी, ठीक है। और लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है? इसका जो लेफ्ट है वो उसका राइट बन जाएगा, और जो इसका राइट है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा। सपोज करो तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारा ये लेफ्ट है, ये राइट है, और इधर अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए ये लेफ्ट है और ये वाला राइट है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा जो ये लेफ्ट है वो उसका राइट बन जाएगा, और जो उसका राइट है वो उसका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे देखो कि जितनी दूरी पे ये है, जो ओरिजिनल वाला है, उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी पे ये इमेज भी बनेगी, ठीक है। और जितना साइज इसका होगा उतने ही साइज का ये वाली भी इमेज भी उतनी ही साइज की होगी, ठीक है।
सेम साइड एकदम आइडेंटिकल बनेगी। तो ये बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर की। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिक ग्लास। ये डेफिनेशन है क्या है कि एक हॉलो स्फेयर ले लो, उसमें से अगर थोड़ा पोर्शन थोड़ा कट कर लो तो उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? स्फेरिकल जो है मिरर बनाते हैं। देखो जैसे ये ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे कि हम एक स्फेयर से काटा हुआ आधा स्फेयर काट दिए, ये है खूब बड़ा सा स्फेयर है उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट लिए, तो ऐसा ही है। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर कैसे होता है। दो तरीके के होते हैं हमारे जो मिरर्स हैं, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो पहले कॉनकेव देखते हैं। द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब इस कॉनकेव क्या क्या होता है, जो सेंटर होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जिस हॉलो स्फीयर से जहाँ से लिया गया उसकी तरफ होता है। लेट अस सपोज ये देखते हैं, सपोज करें कि ये सर्कल था, मतलब एक स्फेरिकल बॉल थी, उसमें से मैंने इतना पोर्शन कट कर लिया, ये पोर्शन मैंने कट कर लिया, यही हम लोग इसी को हम लोग लेंस बना दिए। ठीक है, इसको हम लोग लेंस बना दिए। तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड होगा, यानी सेंटर की तरफ होगा, इधर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कॉनकेव लेंस कुछ यूं बनता है, ये। ठीक है, अब तो ये रिवाइज कर रहे हैं आप, वन शॉट है, वैसे इसको पूरा भी देख सकते हैं, अगर नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इधर होगा, यानी अगर लाइट आएगी तो इधर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। बाकी बेसिक सी चीज़ें हैं। जो इसका ये पॉइंट होगा इसे हम लोग पोल कहेंगे, जो इस लेंस का सेंटर पॉइंट होगा यानी ये पॉइंट, इसको हम लोग पोल कहेंगे। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो ये बड़ा सा हम लोग स्फेयर लिए थे इसी का जो रेडियस होगा, लेट अस सपोज यहाँ पे है, इस डिस्टेंस को हम लोग आर कहेंगे, इसकी आधी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक है, ये फोकस कहलाता है। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, अब क्या है, ये जो ये एक्सिस है, ये जो ये एक्सिस है जिसपे ये है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। क्या ये कॉनकेव मिरर था, इसका जो सेंटर मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ होता है, इधर की तरफ है। ओके, कॉन्वेक्स का जस्ट उल्टा है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, यानी इधर का सरफेस पॉलिश्ड है और इधर का रिफ्लेक्टिंग है। मतलब अगर इस पे आ रही है इमेज तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर को है। जैसा कि हमने उसका देखा था तो वो रिफ्लेक्ट होके सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा था, और ये सेंटर से अवे हो रहा है, देखो बाहर की तरफ हो रहा है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। तो अगर मैं ये बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे साइड होगा और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर को होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सेम चीज़ें यहाँ भी हैं, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस होगा, फोकस होगा, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक स्पून लो, तो स्पून का जो अंदर का पार्ट होता है वो एज अ कॉनकेव मिरर करता है, और जो बाहर का पार्ट है वो एज अ कॉन्वेक्स मिरर काम करता है। ठीक है, इतनी सी बात है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर में क्या इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है, जैसा कि मैंने बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर। सिर्फ इतनी सी बात है, डेफिनेशंस दी हुई हैं, डेफिनेशंस तुम लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। मैं अभी बता देता हूँ होता क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया, पोल क्या होता है, जो इस लेंस का सेंटर पार्ट होता है, ये चीज इसे पोल कहते हैं, और जो उस सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो एक हॉलो स्फीयर जिसका वो पार्ट है, उसका सेंटर जो होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी यानी जो रेडियस होगा इस स्फीयर का उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये पार्ट है इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। जो हमारा लेंस का जो हमने पार्ट लिया है, ये लेंस का हमने पार्ट लिया है, उसे कहते हैं अपर्चर। ओके, यही चीजें इसमें लिखी हुई है। ओके, अब आगे देखते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। चलो देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। जो कि मैंने फोकस बताया वो क्या होता है, उसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, it is a point on the principal axis of mirror at which ray of light parallel to the principal axis actually meet after reflecting the surface। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो पोल ऑफ कर्वेचर का सेंटर होता है उसको फोकस कहते हैं, लेकिन इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे कि जब हम पैरेलल रेज आती हैं और मिरर से टकरा के पास होती हैं, तो जिस पॉइंट से सारी मिरर रेज पास हो जाती हैं उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। क्या मतलब हुआ कि जब पैरेलल रेज, सपोज ये कॉनकेव मिरर है, इस पे ऐसे ऐसे पैरेलल एकदम सारी एक दूसरे से पैरेलल रेज आती हैं और वो टकरा के कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होती हैं
और सारी रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो उसे उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल फोकस। और इस दूरी को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब समझ आगे समझते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें क्या होता है, जब बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो जब पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, ओके, क्या कविता कही है? रिफ्लेक्ट होके पैरेलल रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। पैरेलल रेज आई और रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, इधर से आई, ये इधर चली गई, इधर से आई, ये इधर चली गई, इधर से आई और ये इधर चली गई। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है, इसको जब हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, मीट करवाएंगे सारी रेज का, तो ये एक ऐसे पॉइंट पे मीट करेंगी जो सेम होगा, सब जो प्रिंसिपल एक्सिस पे सेम पॉइंट पे करेंगी, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जा तो रही हैं, वो डायरेक्टली नहीं मीट करती है, उनका अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये क्या हो जाती है? ये डाइवर्ज हो जाती है। कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव एक कन्वर्ज कन्वर्ज करता है, ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज करता है। ओके, अब कुछ साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन कन्वेंशन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। सपोज करो ये एक मिरर है, कोई भी हो सकता है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी ले लो, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम कॉनकेव लेते हैं। ठीक, तो जब हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जब नीचे की तरफ हम लोग लेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे। इसके लेफ्ट में सपोज करो, बस इतना मान लो कि तुम इस चीज को, सिंपल सा है, बहुत सिंपल फंडा है, इस पॉइंट को तुम ऐसे तोड़ लो, थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनने में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये समझ लो कि ये एक सीधी जो है एक एक्सिस है। सपोज करो इस पॉइंट से बनाएंगे, ये इस पॉइंट से बनी हुई है, थोड़ा सा सटा के बना देना। तो ये समझो कि एक हमारा क्वाड्रेंट क्या है? एक्स वाई क्वाड्रेंट। तो ये जो एक्स वाई क्वाड्रेंट है, इसके इस क्वाड्रेंट यानी जब इधर आएंगे हम लोग, इस साइड बढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इस साइड अगर बढ़ रहे हैं तो उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो नेगेटिव की तरह कंसीडर करेंगे। भाई इतनी सी बात है, अभी के लिए ऐसे ही तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि वो इधर ही हो, अगर लाइट इधर से आ रही तब भी इसको भी पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो राइट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, वो चाहे यहाँ से जा रहा हो चाहे यहाँ से जा रहा हो, क्योंकि हमें पता है रेज इधर तो आएंगी नहीं, इधर ही आएंगी। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, क्या है, रुको मैं लिख देता हूँ, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो उसे हम लोग, उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इसका अगर उल्टा है यानी राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बाद में आप लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इसी तरह आप याद कर लीजिए कि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव। ओके, और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। अब देखते हैं कि जो हमारी इमेजेस बनती हैं, ठीक है, कैसे बनती कैसे हैं, ये देखते हैं हम लोग। तो कॉनकेव ले लिया हम लोग, पहले कॉनकेव का देखते हैं। जब कॉनकेव में पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आएंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। किससे? फोकस से जाएगी, बस इतनी मतलब हमेशा, चाहे जहाँ से आएगी, वो चाहे यहाँ से अगर आई तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही निकलेगी। लेट अस सपोज यहाँ आई तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही जाएगी। ठीक है, तो आए चाहे जहाँ से, अगर पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो जाएगी फोकस से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर फोकस से आ रही, मतलब फोकस से पास हुई, तो वो हमें 100% कि वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। यानी कि अगर हम ये देखें कि लेट अस सपोज ऐसे करके रेज आई, ठीक है, फोकस से पास होके, तो रिफ्लेक्ट होके जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी। मतलब वो आ चाहे जहाँ से रही हो, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये कहीं नहीं जाएगी, वापस इसी तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस जगह पे वो एज अ प्लेन मिरर काम कर रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलरली गिर जाता है, इसलिए ये एकदम वापस उसी लाइन पे चला जाता है, उसी को ट्रेस कर देता है वापस। और अगर पोल पे आके इंसिडेंट करता है, क्या, अगर ये पोल पे आके इंसिडेंट करता है तो ये वापस तो जाएगी, तो ये एज अ प्लेन मिरर यहाँ करेगा, तो यहाँ जो एंगल आई और एंगल एफ, एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाएंगे, मतलब जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से आके टकराई उसी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से वापस चली जाएगी। ठीक है,
ये इतनी सी बात है, ठीक। अब देखते हैं, अभी दो चार केस और बाकी हैं। इसमें क्या है कि अगर, अब हम लोग कॉनकेव मिरर का भी और देखते हैं कि अगर इन्फिनिटी से आ रही है, क्या इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो हमें इमेजेस बनेगी कैसे, इसमें लिखा है इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी। अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। याद रखना, अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से पास होगी 100% है, क्योंकि इन्फिनिटी से आती है उसको हम लोग पैरेलल रेज मानते हैं, तो वो फोकस से पास होगी। अगर बी पे रखा है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है इन्फिनिटी पे, ओके। ये है, इसको बियॉन्ड सी कह देते हैं, यानी सी से थोड़ा पीछे रखी है, ठीक है। तो ये अगर सी से थोड़ा पीछे रखी है तो इसकी लाइट अगर हम लोग इसे बनाएंगे कि पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गई, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो उसी से वापस चली जाएगी। तो जहाँ पे ये दोनों, ये हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं कि कैसे इमेज बनाते हैं किसी भी चीज़ की। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट की उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, तो यहीं पे हमारी इमेज मिल जाएगी, ये हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर कर्वेचर पे ही रखा है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर रखा है तब क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो अगर हम लोग इमेज ड्रॉ करें तो पैरेलल रेज गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, और जब हम लोग फोकस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो लाइन जहाँ मीट करेंगी उसे ही हम लोग कहेंगे, वहीं पे हम लोग जो बी से जो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएंगे उस ड्राइंग को, वही हम लोग की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर सी और एफ के बीच में रखी, क्या सी और एफ के बीच में रखी है, तब अगर हम बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, क्या सी से पीछे मिलेगी, बियॉन्ड सी मिलेगा, ठीक है। सी से थोड़ा पीछे मिलेगी। इसका जस्ट उल्टा केस देखो, जब हम लोग बियॉन्ड सी रखे थे तो सी और एफ के बीच में मिल रही थी, तो सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हमें बियॉन्ड सी मिल रहा है। गॉट इट, ओके। अब यहाँ पे दो केस और हैं। अगर फोकस पे रखा है तब क्या होगा, फोकस पे रखा है तो हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और जब पैरेलल रेज आएंगे तो फोकस से पास होंगी, और जो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चलेंगे। तो ये क्या रखा है, एट फोकस। तो ये क्या बन जाएगा, ये कहाँ जाएंगी, ये रेज जाके ये इन्फिनिटी पे बनेगी, इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो कि जब इन्फिनिटी पे इमेज थी तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे बनी थी इमेज। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बना, उसका जस्ट उल्टा। और फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज जो है पीछे बन जाएगी। देखो अगर हम लोग ड्रॉ करें ऐसे करके तो ये बनेगी मैं पीछे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने का भी सीख लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। ये देखते हैं, ये अगर ये है, और सपोज करो ये है सी, ये है एफ, ये है पी, और यहाँ पे मान लो कोई कहीं भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमेशा टिप से लेंगे, क्या लेंगे, टिप से हम लोग लेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे और ये फोकस से पास करा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब पैर उससे जाता है तो हम लोग फोकस से पास कराते हैं पैरेलल, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो जिस डायरेक्शन में आता है उसी पे वापस चला जाता है। तो जो हमें ये मिलता है, क्या जो ये चीज़ मिलती है, ये इमेज हम लोग इसको मिला देंगे, इस पॉइंट को इसको, तो ये जो बना हमें, ये जो बनेगी ये हमारी इमेज बन जाएगी। इसी तरह हम लोग कभी करेंगे, हमेशा टिप से लेंगे, यहाँ से लेने कोई मतलब नहीं, हम लोग टिप से ही ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो टिप से लिए, ये पैरेलल गई, फोकस से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली गई, इसको एक्सटेंड करके पीछे मिलाया तो हमें ये इमेज मिल गई। अब देखते हैं इसका केसेस, मतलब हमें इमेजेस कैसे बनेंगी। देखो एट इन्फिनिटी तो फोकस पे मिलेगी हमें इमेज, कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंटेड साइड। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इमेज देखो कितनी छोटी बनी है, यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंटेड साइज, ठीक है, बहुत छोटी बनी। इन्वर्टेड एंड रियल, रियल है इन्वर्टेड है, देखो उल्टी बनेगी, यहाँ पे उल्टी बनेगी, दिख नहीं रही लेकिन उल्टी बनेगी। यहाँ पे क्या बियॉन्ड सी रखोगे तो एफ और सी के बीच में बनेगी, डेमिनिस्ट यानी छोटी बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल। देखो बियॉन्ड सी रखे, इन्वर्टेड बनी और छोटी, छोटी इन द सेंस जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। सी पे रखोगे तो सी पे ही बनेगा और सेम साइज का होगा, ठीक है, सेम साइज का होगा। देखो जितने साइज का ये था उतने ही साइज का ये भी बन गया, ओके, रियल बनेगी। सी और एफ के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगी, इन लार्ज बनेगी। जैसे कि देखो हम लोग ने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज इतनी बड़ी थी, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था इमेज बड़ी बनी, और सी से पीछे नहीं बियॉन्ड सी बनी, ठीक है। अब लास्ट है एफ, नहीं, एट एफ इन्फिनिटी, जब फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी में बनेगी, हाईली इन लार्ज जब इन्फिनिटी बनेगी तो बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी।
लेकिन जो एफ और पी के बीच में रखोगे तो मिरर के पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी और इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, यानी ये रियल नहीं होगी, ये इरेक्ट है। पहली बात तो इन्वर्टेड मतलब सारी देखो सारी इमेजेस उल्टी बन रही थी नीचे की तरफ, ठीक है, सब नीचे बन रही थी, यहाँ भी नीचे बनी, ठीक है, यहाँ भी इन्फिनिटी है लेकिन नीचे की तरफ बन रही है, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, तो ये इरेक्ट है, ऊपर की तरफ है, तो इसको इरेक्ट बोलेंगे। और वर्चुअल होगी जब इमेज मिरर के इस साइड बनेगी तो वो सारी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और जब मिरर के इधर बनेगी, ये कॉनकेव के लिए क्या है, सिर्फ ये कॉनकेव के लिए है कि जब मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड एंड रियल होगी, और जब राइट साइड में बनेगी उसके तो वो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। ठीक, ये डेटा एक बार देख लेना और याद कर लेना कैसे कब बनती है। वैसे इसको तुम ड्रॉ करके भी बना सकते हो कि हमारी इमेज कैसी बनेगी। अब देखते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस इन कॉन्वेक्स एरर। कॉन्वेक्स एरर क्या होता है, देखो इसका क्या है, ये आई टकराई वापस चली गई, ठीक है, कैसे, पैरेलल आएगी तो जब वापस करोगे इसको रिट्रेस करोगे तो ये फोकस पे आके मिलेगी, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। और जब ये आएगी ऐसा कि फोकस पे मिलने वाली है, देखो ये आ ऐसे रहेगी जैसे इसको अगर इमेज ना होती, मिरर ना होता तो ये फोकस पे आके मिलती, तो ये बेंड होके पैरेलल हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा देखो, ये पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होके जा रही थी, ये फोकस की तरफ आ रही थी तो ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो बिना कुछ किए, बिना कोई एंगल बनाए वापस इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और जब इस पोल पे पड़ेगी तो सेम एज कॉनकेव, पोल पे पड़ेगी तो जिस एंगल से आए उसी एंगल से नीचे निकल जाएगी। तो ये रिट्रेसिंग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इसमें सिर्फ दो ही केस हमें पढ़ना है, ठीक, सिर्फ दो, उसमें 6 केस थे, इसमें 2 केस है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो देखो इन्फिनिटी पे रखा है तो हम लोग पैरेलल बनाएंगे, ये वापस चली गई, तो सिंपल सी बात है कि कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो हमारी इमेज जो बनेगी ये फोकस पे बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अब जो है, अब एक और केस होता है कि अगर लेंस के थोड़ा आगे रखी तो यहाँ पे रखोगे तो ये देखो, ये अगर ऐसे रह गई तो ये कैसे जाएगी, फोकस से होके जा रही, ठीक है, ये पैरेलल रेज है तो ये फोकस से होके जा रही, ठीक। अब ये सेंटर पे जा रही थी तो उसी से वापस चली जाएगी इसी तरफ। तो ये चीज़ जो जहाँ मिल रही है, इस चीज़ को जहाँ देखेंगे तो ये पार्ट होगा हमारा इमेज। हम लोग इमेज जो है किधर बनेगी, उसमें इमेजेस सारी लगभग एक को छोड़ के सारी लेफ्ट साइड, इमेज के लेफ्ट साइड में बनी थी, यानी जिधर रिफ्लेक्शन हो रहा है सिर्फ एक बनी थी अपोजिट साइड में। बट इसमें क्या है कि जितने जो दो ही इमेज बन रही है और दोनों इमेज किधर बनेगी, राइट साइड में, मतलब रिफ्लेक्शन तो इधर को हो रहा है लेकिन वो अंदर की तरफ बनेगी इमेज, ठीक है। तो ये कैसी होंगी, इरेक्ट और वर्चुअल। देखते हैं, ये देखो इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बहुत ही छोटी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखोगे यानी इस पोजीशन पे कहीं, तो वो कैसे बनेगी, पी और एफ के बीच में, और बिहाइंड द मिरर छोटी होगी, वर्चुअल इरेक्ट। देखो पोल और फोकस के बीच में बन रही है और बहुत ही छोटी बन रही है, तो इसके दो ही केसेस हैं, ये दोनों। अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है, क्या है मिरर फॉर्मूला, इसको याद कर लो। ये क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना सा फॉर्मूला कि यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी ये अगर हमारा डायग्राम है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये जो u है, पोल से यहाँ तक की दूरी, इसको u कहते हैं, ये हमारी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज यहाँ पे बनी, इस पॉइंट पे बनी हमारी, ओके। तो इमेज यहाँ पे बनी तो ये जो ये डिस्टेंस होगी, पोल से ये डिस्टेंस होगी, इसे हम लोग v कहेंगे, वो होगी इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ तो हमेशा कॉन्स्ट, एक लेंस की कांस्टेंट ही होगी जो कि यहाँ पे होगी। ये क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो, ये रेडियस का आधा होता है, जितना भी अगर रेडियस फोकल लेंथ दे रखी, ठीक है, अगर रेडियस दे रखा है तो उसका आधा कर लोगे, वहीं पे उसकी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। और इसको एज अ हमेशा कैसे रखेंगे, साइन कन्वेंशन के थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू। तो देखो हम ध्यान से देखो तो इमेज के लिए हम इस पॉइंट से किधर जा रहे हैं, अगर हम जो यू है, यू निकालने आए अगर हम, तो यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो यू के लिए हम किधर जा रहे हैं, देखो राइट टू लेफ्ट, तो यू हमेशा किस में रहेगा, नेगेटिव में। वी कैसा रहेगा, वी के लिए भी देखो हम लोग पोल से राइट टू लेफ्ट आए हैं तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कैसा होगा, ये भी देखो लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट आए हैं, ये भी नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, सिवाय एक केस के, कौन सा केस, जो ये वाला था, लेट मी सी शो यू, जो ये लास्ट केस था, इसमें देखोगे
तो जो इमेज डिस्टेंस है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इधर ही को है तो यू तो नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी इधर ही को है तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन जो इमेज डिस्टेंस है वो इधर को है यानी ये वी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इधर को है, ठीक है। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर को जा रहे हो तो नेगेटिव होगा, और इधर को आ रहे हो इमेज डिस्टेंस तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ अपने हिसाब से देखना, इसको समझना कि हमारे किधर की तरफ पॉजिटिव हो किधर की तरफ नेगेटिव होगा। बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन का याद रखना। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक छोटा सा पार्ट है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन द कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट, इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑब्जेक्ट और उसके क्या कहते हैं, जो इमेज और हाइट का रेशियो होता है, उस इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है हाइट का, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। यानी कि अगर हम ये ड्राइंग बनाएं और ये मान लो इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये कहीं इमेज बनी, तो अगर ये h1 है और ये h2 है तो इसका रेशियो यानी h2/h1 ये क्या बनेगा हमारा मैग्निफिकेशन, कितना मैग्नीफाई हुई या कितना डिमिनिश हुई ये बताएगा। इसको और तरीके लिखते हैं -b/u। -b/u क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, ये v है, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे v और u का हम साइन रखेंगे जैसा कि हमने बताया था, अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव और इधर नेगेटिव, यानी इस जगह पे अगर ये डायग्राम ले तो इसके हिसाब से v और u नेगेटिव होगा, और ये माइनस साइन पहले से ही बाहर है तो इसको एक्सक्लूड कर देना, मतलब माइनस तो पहले से रहेगा, बाकी v और u का अलग से उसका साइन रखा जाएगा। m अगर 1 से ग्रेटर है तो इमेज मैग्नीफाइड है, सिंपल सी बात है। अगर m बड़ा है 1 से तो h2/h1 1 से बड़ा है, यानी h2/h1 अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब h1 जो होगा वो h2 जो होगा वो h1 से बड़ा होगा, और h2 अगर h1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज जो है बड़ी होगी, तो इमेज अगर बड़ी बने तो यानी मैग्नीफाइड है। सेम ही है, m इक्वल टू 1 है यानी दोनों का साइन सेम है इसलिए कट के 1 बन गया। अगर छोटी है तो m जो है लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। देखो ये इलिस्ट्रेशन है छोटा सा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर केप्ट एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालना है हमें। क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी h1 दे रखी है, और दे रखा है हमें इमेज की हाइट यानी h2 दे रखा है, साथ ही साथ हमें u भी दे रखा है। क्या डिस्टेंस, क्या देगा हाइट डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी इमेज ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो u दे रखा है h1 h2। तो पहले हम लोग ये लगाएंगे m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -b/u। यहाँ से हम लोग v निकालेंगे तो v देखो आया -80 सेंटीमीटर, यानी वो लेंस के, अगर वो लेंस है तो इधर को कहीं पर इमेज जो है इधर है, तभी ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि जो f है उसका क्या करना है। तो f कैसे निकालना है, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे तो 1/f माइनस इक्वल टू 1/-80 आया, ठीक है, और ये आया 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो f आएगा -16, f आ गया -16। माइनस इंडिकेट क्या होता है, माइनस जो होता है कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ वो हमेशा नेगेटिव में ही होता है, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव में ही होगा। ओके, यहाँ पे u हम लोग हमेशा हमेशा u जो है पॉजिटिव ही लेंगे, सिर्फ v और v का हमें देखना है कि v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है और f नेगेटिव आ रहा है। तो अब कुछ यूजेज ऑफ मिरर देख लेते हैं। मिरर के यूजेज क्या हैं। इट इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज हेड ऑफ लाइट ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर हम लोग को पावरफुल बीम ऑफ लाइट चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च ले लेते हैं ऐसा करके। तो ये क्या यूज होता है, जैसे सपोज करो इसका हम लोग अगर देखें तो क्या ये रिफ्लेक्टर की तरह कैसे यूज करता है, ये चीज हम देखेंगे। तो कभी भी जब तुम टॉर्च खोलो तो अगर उसका फ्रंट पे देखो तो ऐसे करके ऐसे बना होता है, यहाँ पे लाइट एलईडी लगी होती है, और जो ये पोर्शन होता है ये चमकता रहता है, ये थोड़ा सा शाइनी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, यहाँ पे होता क्या है कि लेट अस सपोज ये है, यहाँ से इमेज गई, ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइट जाती है तो यहाँ पे टकराती है और ये रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इससे ये हमारी जो वो है वो पूरा फैल जाती है, ठीक है। उस तरह ना फैलती, लेकिन रिफ्लेक्टर लगा है तो इससे ये पूरा लाइट फैल जाती है, समझे, ऐसे जैसे आसपास रिफ्लेक्टर लगा है तो उसके कारण लाइट जो है काफ़ी अच्छे से बीम जो है वो फैल जाती है। इस तरह यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन हेड ऑफ डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस ऑन पार्ट ऑफ आई, ठीक है। तो जो डॉक्टर हैं उनके हेड मिरर पे ऐसे यूज़ किया जाता है, क्यों, कि वो फोकस कर सकें किस पे,
आईज, ईयर, नोज, इन सब जगह पे। ओके, इट इज यूज इन शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम पे यूज करते हैं कि आपका जो चीज़ें कॉनकेव मिरर होता है तो वो साइज छोटा कर देता है, तो इसलिए हम लोग उसको देखते हैं कि हमें एक एक चीज़ क्लियर दिख जाए, मतलब पूरा चेहरा उसमें दिख जाए छोटे से उसमें मिरर में। लार्ज कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में यूज किए जाते हैं कि वो जो हमें बड़ा सा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है उसकी छोटी सी इमेज हमें दिखा दे। ओके, ये अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स, एज अ रिजल्ट लाइट डाइवर्जेस ओवर अ लार्ज एरिया। स्ट्रीट लैम्प्स में यूज होता है यहाँ पे कि जो लाइट है वो डाइवर्ज कर जाए, कैसी डाइवर्ज कर जाए। ओके, इट इज यूज एज अ ड्राइवर बाय ड्राइवर इन ऑटोमोबाइल एज अ रियर व्यू और साइड मिरर। ये जो सामने वाला रियर व्यू मिरर होता है और जो साइड मिरर व्यू होता है उसके लिए, उससे क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इमेज छोटी बनाता है, ठीक है, कॉनकेव बड़ी बना देता है। ठीक है, जैसे ये सब है यहाँ पे हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा जो साइज चेहरा है वो बड़ा दिखे। ओके, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, मैं छोटा साइज दिखाता हूँ। जैसे हमने ध्यान से देखो, अगर कभी जो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो थोड़ा पीछे इमेज बनती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी पीछे बनती है, छोटी बनती है, इसलिए यहाँ लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास है, जितना तुम्हें शीशे में दिख रहा है उससे वो ज़्यादा पास में है। ओके, तो इसमें इमेज छोटी बनाते हैं, तो इन दो जगह पे हम लोग तीन जगह पे यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स को। रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। द phenomenon of change in going from one medium to another medium is called refraction of light। इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे इधर से आई, इधर इंसिडेंट की, इधर से रिफ्रैक्ट होके चली गई। ओके, ये एक मीडियम था एयर, दूसरा मीडियम है ग्लास, यानी एयर से आई और ग्लास से चली गई, तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ये बेंड हो गई है तो थोड़ा इसका एंगल कम हो जाता है। ठीक, बस इतना कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वो ट्रांसफर हो रही, मतलब लाइट जा रही, तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है? अबाउट लाइट एंड ऑप्टिकल मीडियम। कुछ लाइट और ऑप्टिकल मीडियम के बारे में जानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट है, आपने बहुत बार सुना होगा इसे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग लगभग इक्वल मानते हैं। एयर में उतनी इक्वल होती इतनी होती नहीं, लेकिन लगभग इक्वल ही मानते हैं। द सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। जिसमें लाइट ट्रेवल कर जाए उसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, ये सब क्या ऑप्टिकल मीडियम। लाइट ट्रेवल फास्टर इन रेयर मीडियम, ठीक है, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी कि लाइट जो है, लाइट की स्पीड जो है अगर रेयरर मीडियम है, रेयरर मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, क्या हो, डेंसिटी जो है वो कम हो, उसे कहेंगे हम लोग उसमें जो है ऑप्टिकल जो लाइट की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डेंसिटी ज़्यादा है यानी ऑप्टिकली डेंसर है, तो उसकी वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी अगर एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, वाटर में उसकी कम हो जाएगी, ग्लास में और कम हो जाएगी उसकी स्पीड, क्योंकि वो डेंसर डेंसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, वो ऑप्टिकली डेंसर होता जा रहा है। ठीक, तो ये तो बात है। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। The absolute refractive index of a medium is defined as a ratio of speed of light in air to the speed of light in vacuum। सिंपल सा फॉर्मूला कि जो स्पीड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग क्या है सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो सी और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी। ठीक है, यानी अगर हमको कोई दे दिया जाए कि स्पीड ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट में, सी क्या है, सी की तो हमें वैल्यू पता है, ये हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, बाकी तुम्हें अगर दे रखा है कि किसी और ऑब्जेक्ट है, कोई और मान लो ग्लास है, उसकी 1.5 × 10⁸ मीटर दे रखा है कि उसकी वेलोसिटी ग्लास में क्या होता है, वेलोसिटी इन ग्लास क्या है ये। तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली निकालोगे कि n = c/v करोगे, ये 3 × 10⁸ है, ये 1.5 × 10⁸ है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10⁸, सॉरी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा, तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी क्लास में वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस इतना सा इस, जैसा कि देख सकते हो कि दोनों ही मीटर पर सेकंड होंगे, ऊपर भी मीटर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों कट जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अ मीडियम विद अ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू मीडियम विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा, वो ज़्यादा घनत्व उसमें ज़्यादा होगा। इसलिए जो एन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। ये वी क्या है, वेलोसिटी, यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उतनी उसमें वेलोसिटी कम होगी। ठीक है,
larger the value of n, smaller the value of v. Optically density, optical density of diamond is the highest. डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, वो बहुत डेंस होता है ऑप्टिकली. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब जैसे ग्लास वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इस इतना, ठीक है. तो जैसा कि मैंने अभी करके बताया फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी है, उसका सी हमें पता है 3 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. और ग्लास की जो ऑप्टिकल ग्लास की स्पीड ऑफ, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, 1.5. और अगर वाटर का देखेंगे तो सेम चीज़ है, हमें ये चीज़ें एग्जैक्ट वैल्यू है कि इसकी ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है. अब देख सकते हो कि जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, ये इसका है. तो अगर देखो इसको एन जी कह लेते हैं, इसको एन जी डब्ल्यू. तो एन जी जो है वो ग्रेटर है एन डब्ल्यू से, लेकिन वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ग्लास. तो अभी जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. ओके. तो ये चीज हमने देखा था, इसमें देखो क्लियर भी होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. ओके. अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे उसको हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा था, स्पीड ऑफ लाइट में. अगर रिलेटिव देखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, उनके में अगर हमको देखना है कि क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका फॉर्मूला है कि when a light passes from one medium to another medium, the refractive index of medium with respect to other medium is given by 1 and 2 कह दो इसको, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2 वो होगा n2 by n1. क्या होगा, n2 by n1. यानी अगर देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं n, ये 1 2 लिख लो, ये इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं n2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 2. इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. इसका फॉर्मूला होता है n2 by n1. ओके. when a light passes from medium 1 to another, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 वो ऐसे दिया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पहले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ओके. तो इसको कैसे लिखेंगे, n2 1 ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको n2 by n1. यानी जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हमें पता है n2 by n1, इसको ऐसे लिख सकते हैं c by v1. ओके. c by v1 हमें पता है ये क्या हो जाएगा, c by v1 अपॉन c by v2 अपॉन c by v1. ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा v1 by v2. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v1 है वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2. यानी अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालो, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 जो है ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे. अगर वेलोसिटी दी तो इसका उल्टा कर देंगे, जिसका निकालना है उसको नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको उल्टा. हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ओके. तो ये चीज़ यहाँ देख लो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा. ओके. दिस इज 2, दिस इज 1. ओके. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया. ओके. ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर 1 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2 तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो n1 by n2 हो जाएगा और ये v2 by v1 हो जाएगा. ओके. ये इतनी बात क्लियर है, तो ये चीज़ समझ लिया होगा, फिर से देख लेने का वीडियो क्लियर हो जाएगा. क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको ऐसे लिखो और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो हमें पता है अगर वेलोसिटी पता है VA by VG करेंगे तो VA हमें पता है क्या है, VA पता है 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, और VG क्या है 2 × 10⁸ है. तो हमें जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो 3/2 मिलेगा. और उसी तरह अगर ग्लास का निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं VG by VA.
और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमें पता है कि जी एन ए इज इक्वल टू 1/ANG। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जैसे उसका इनवर्स हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N2/N1 है, ये N1/N2 यानी रिवर्स हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे 1N2 जो है वो 1/2N1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो जैसे ग्लास एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहे तो तुम यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल लो, और चाहे तो तुम्हें ये पता है तो तुम इसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो तुम्हें 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कॉज होता है? द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू वन अदर। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसके कारण जो स्पीड में चेंज आता है, जो स्पीड में चेंज आता है उसे हम लोग कहते हैं, उसी के कारण रिफ्रैक्शन होता है। Whenever light goes from one medium to another medium, the frequency of light does not change. However, the velocity of light and the wavelength of light change. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जब भी हमारे कोई भी लाइट जब किसी मीडियम में जाती है या किसी उसमें जाती है तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगी, नेवर। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगी, चेंज होगी तो क्या होगी? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ये दोनों चीजें चेंज होंगी, कभी भी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आएगा, याद रखिएगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑफ टू मीडिया आर पॉइंट, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन इन द सेंस जैसे कि जब हम डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम देखो तो ये एक प्लेन है, देखो ये प्लेन है और तुम्हें एक ही प्लेन में सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब इसी प्लेन में, जो तुम्हारी स्क्रीन है उसी के प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मान लो रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, तो देखो ये एक ही प्लेन में और यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो ये क्या बन जाता है? एक ही प्लेन में होता है। ओके, तो ये चीज़ है। और दूसरा क्या चीज़ है? द रेशियो ऑफ साइन एंगल, यानी इसका सिंपल सी बात है, साइन ऑफ आई, साइन मतलब जो हमने पढ़ा होगा, तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, साइन क्या होता है? साइन कॉस थीटा, ये सब साइन कॉस टैन, ये सब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो जो इसका साइन ऑफ आई होगा, यानी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो है वो कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट होगा क्या? कुछ नहीं होगा, वो कांस्टेंट वही होगा जो उन जो दो मीडियम होंगे। लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे ये मीडियम N2 है, ये N1 है। ओके, ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो जो ये एंगल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो ये मान लो एयर है और ये मान लो ग्लास है, तो जो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर होगा वो किसके बराबर होगा? N2/N1 के, यानी इसको उल्टा लिख देते हैं, ये N1 है और ये N2 है। ठीक है, तो N2/R यानी नीचे वाले के ऊपर, तो N2/R हो जाएगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट, हमें पता है अगर ग्लास और एयर है तो जो N2/N1 आएगा यानी ग्लास बाय एयर, ये 1.5 आएगा हमेशा। ओके, तो ये चीज हमेशा कांस्टेंट आएगी, एंगल चाहे जो कर दो वैल्यू हमेशा यही आएगी। तो ये दूसरा लॉ है इसका। अब क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, किधर की तरफ बेंड हो रहा है, ये चीज़ हमको देखना है। इन केस ऑफ गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, यानी अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अगर लाइट रेयरर से यानी हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, यानी इधर की। यानी इसको जाना था जापान पहुंच के चीन समझ के ना, ओ सर, जाना था इसको इधर सीधे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ओके, और उसी का उल्टा होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, यानी जाना था इसको इधर और ये आगे इधर की तरफ नॉर्मल से दूर चली गई है, और ये देखो नॉर्मल के पास आ गई। तो इतना सा केस है। कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, या तो परपेंडिकुलरली गिर जाए, क्या? परपेंडिकुलरली, व्हेन एन इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री, नॉर्मली गिरेगी तो सीधे ही चली जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा था उसमें बाउंस बैक कर जाती है, तो इसमें बिना किसी चेंज के सीधे सीधे चली जाएगी। ओके, या तो क्या हो कि दोनों यानी N1 और N2 बराबर हो, यानी दोनों मीडियम सेम हो, या तो पूरा ग्लास ही हो या तो पूरा एयर ही हो। सिंपल सी बात है, ये मान लो ये पूरा एयर है, इसमें तुमने ऐसे वो बना दिया, एक
इमेजिनरी लाइन बना दी, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, अब यहाँ रिफ्रैक्ट थोड़ा ना करेगी, यहाँ भी इसके ऊपर भी क्या है, एयर है, और इसके नीचे भी एयर है, तो वो जैसे आ रही वैसे ही चली जाएगी, तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन टेक नहीं लेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है नो रिफ्रैक्शन के लिए। अब एक ग्लास स्लैब वाली बात आती है, क्या आती है, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ते हैं कि अगर ग्लास स्लैब के पास आती है लाइट तो वहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि ग्लास स्लैब के पास आई, इंसिडेंट की रे आके इंसिडेंट की, और वो इधर की तरफ, पहले तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये रेयरर मीडियम है कि नहीं भाई, अरे बोलो यार, है ना, तो ये रेयरर है और ये ग्लास है तो ये डेंसर है। तो रेयरर से डेंसर में जब जाएगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अंदर की तरफ बेंड करेगी कि नहीं, अभी हम लोग ने पढ़ा, तो ये अंदर की तरफ बेंड हो गई, और फिर जब यहाँ से जाके बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, तो ये नॉर्मल के अवे होगी। तो जो ये लाइन और ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल होगी, क्या होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और जो ये एंगल होगा, इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों सेम होंगे, यानी एंगल आई जो होगा वो एंगल ई के बराबर ही होगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। तो ये जो ग्लास से निकलने के बाद जितना ये शिफ्ट हुआ, इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है इमर्जेंट रे। होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब लास्ट चीज देखते हैं, प्रूव ऑफ फॉर आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, इसमें क्या प्रूव है, कुछ नहीं खास नहीं है, देख लो। देखो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन जी बाई एन ए, जैसा कि हमने पढ़ा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, ये एन टू है तो एन टू क्या है, इसको ले लेते हैं, जैसे हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, ये मान लो, ये नॉर्मल मान लेते हैं, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल ई है। ओके, तो जब ये है रेयरर मीडियम, यानी ये है एयर, तो ये Na होगा और ये Ng होगा। तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि जो ये डेंसर और रेयर, तो ये जो Ni बाई Nr होगा वो Ng बाई Na होगा, जैसे कि हम लोग ने साइन लॉ पढ़ा था। तो इसी को जब हमें पता है कि साइन आर बाई साइन ही करेंगे, यानी साइन, ये होगा साइन, ये वाला एंगल साइन आर, ये वाला एंगल साइन आर बाई साइन ई करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, एन ए बाई एन जी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने साइन इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, साइन आर बाई साइन ई था, इसको साइन ई बाई साइन आर कर दिया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एन जी बाई एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एन जी बाई, वन और टू से देखो तो एन जी बाई एन जी बाई एन ए, तो दोनों को हम लोग सेम रख दिए, तो ये कट गया, तो साइन आई इसको टू साइन ई बचा, तो साइन साइन कट गया, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आई। वैसे साइन साइन कटता नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर किसी भी एंगल के साइन के अंदर कोई एंगल लिखा है और दूसरा साइड भी कोई एंगल लिखा है, तो ये दोनों साइन थीटा वन और साइन थीटा टू की वैल्यू तभी सेम होगी जब थीटा वन और थीटा टू सेम होंगे, इसलिए एंगल आई और एंगल ई सेम होंगे। तो होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसके मैंने 2 वीडियो सोचे बनाए, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।